कल पढ़ाया था संघट्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का पढ़ा दिया। अच्छा अब लिखो, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य में सिद्ध करो कि एक विमीय, मैंने ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न में दे रखा आप लोगों को, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्य में सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना आपको, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, पास आने का आपेक्षिक वेग, पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग, जाने का आपेक्षिक वेग, है ना, ये हमको सिद्ध करना है। पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर दूर जाने का आपेक्षिक वेग। ठीक है, अब अपने पास दो वस्तुएं हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, वो प्रारंभिक वेग कितना है। दूसरी वस्तु ये ए है और दूसरी वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान कितना है और इसका प्रारंभिक वेग कितना है, U2। संघट्य मतलब मैंने बताया था टकराना, संघट्य का मतलब क्या बताया था मैंने, टकराना। ये दोनों आपस में टकराती है, टकराने के बाद क्या होगा, द्रव्यमान बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे ना। जैसे एक कार और एक ट्रक टकराए तो क्या कार का द्रव्यमान बदलेगा, नहीं बदलेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो ये बदलेगा, द्रव्यमान तो वैसा वैसे हो जाएगा, परंतु क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा बोलो ना, वेग बदल जाएगा, है ना। ये वस्तु कौन सी है, ये वस्तु है, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा परंतु वेग बदल गया, बदल गया ना। और इसमें भी क्या होगा, m2, और इसका भी वेग, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। तो जैसा हमने चित्र बनाओ जल्दी से, फिर अपन इसको हल करते हैं और इसका लिखते हैं। देखो माना ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए और बी दो वस्तुएं हैं, जिनके द्रव्यमान कितने कितने हैं बच्चों, द्रव्यमान बोलो कितने हैं, m1 व m2 है। अरे कितने हैं, m1 व m2 है। ठीक है, m1 व m2 है, तथा इनके प्रारंभिक वेग, इनके कौन से वेग बच्चों, प्रारंभिक वेग कौन कौन से हैं, u1 व u2 है। कितने हैं, प्रारंभिक वेग कितने हैं, u1 व u2 है। ये वस्तुएं, यह वस्तुएं क्या कर रही है, एक साथ गति करती है, जिसके कारण इनमें संघट्य होता है, कारण इनमें क्या होता है, संघट्य होता है, संघट्य है ना, होता है, जिससे इनके वेग कितने हो जाते हैं, जिससे इनके वेग बोलो कितने कितने हो गए, v1 व v2 हो जाते हैं, v1 v2 हो जाते हैं। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, संघट्य दो प्रकार का बताया था, कौन कौन सा, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्य किसे कहते हैं, जिसमें संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि संघट्य कैसा है, संघट्य प्रत्यास्थ है, अतः इसमें क्या संरक्षित रहता है, इसमें संवेग है संरक्षित रहता है, कैसे संरक्षित रहेगा मतलब,
संघट्ट के पूर्व का संवेग, क्या लिखेंगे? संघट्ट के पूर्व का संवेग, पूर्व का संवेग बराबर संघट्ट के बाद का संवेग, बाद का संवेग। अच्छा, पूर्व का कितना आएगा? संघट्ट के पूर्व का कुल लिखना है ना, कुल संवेग, और बाद का भी कुल संवेग। संवेग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संवेग? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, है ना। तो यहाँ आ जाएगा, देखो m1 क्या लिखेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2, इसका संवेग प्लस इसका संवेग बराबर कितना जाएगा? इसका संवेग कितना है? m1 v1 प्लस m2, ठीक है ना। दोनों का पहले का संवेग बराबर कितना आ गया? बाद का संवेग। अब क्या करेंगे? 1 1 वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे। कैसे करेंगे? इधर देखो, आप यहाँ लिखा m1 u1 माइनस m1, इसको अपन आगे लाए बराबर, यहाँ लिखा अपन ने m2 v2 माइनस m2 u2। इसमें से क्या कॉमन ले लें? m1 कॉमन ले लें, कितना बचेगा अंदर? u1 माइनस, बचा ना, बराबर इसमें से कितना कॉमन ले लें? इसमें कितना बच जाएगा? v2 माइनस, समीकरण कौन सी आ गई? ठीक है, सो समीकरण पहली आएगी, पहली समीकरण नंबर कौन सी आ गई? 1। अब आगे क्या करेंगे? आगे इसमें क्या संरक्षित रहा था? अरे इसमें कौन संरक्षित था? संवेग। अब कौन संरक्षित रहेगा? हाँ, अब लिखो, क्योंकि यह एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट है, क्योंकि यह एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट है, क्योंकि यह एक विमीय, कौन सा है? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट है, प्रत्यास्थ संघट्ट है, अतः इसकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। अतः इसकी कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहती है। अब क्या लिखेंगे? संघट्ट के पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा, संघट्ट के पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के बाद की कुल गतिज ऊर्जा, बाद की कुल गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब इधर देखना, पूर्व की कुल कितनी आएगी? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2। गतिज ऊर्जा का सूत्र याद है अपन को, है ना। अब इसमें से क्या करेंगे? पहले वाले में से 1/2 कॉमन ले लें, कितना आ गया? m1 प्लस m2, समझ में आ रहा ना। पीछे से भी अपन क्या ले लें? 1/2 कॉमन ले लें, कितना बच जाएगा? m1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1/2 से हट गया। अब और क्या करेंगे आगे? आगे क्या करेंगे? देखो आगे क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ लिखा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर
m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर वापस 1 1 वाले को एक तरफ करें, देखो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u1 u2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ फिर देखेंगे m1 कॉमन आ गया अपना, कितना हो गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2, यहाँ कॉमन आ गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, है ना। अब आप लोगों ने 10th या 6th से ही पढ़ से आ रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, m1 कितना आ गया है u1 माइनस और यहाँ u1 प्लस आया, फिर ऐसे जैसे ये आ जाएगा m2, यहाँ कितना आ गया v2 माइनस u2 और v2 प्लस, ठीक है। इसको समीकरण कौन सी कहते हैं। अब क्या करें, समीकरण 2 में किसका, 1 का भाग देने पर भाग दे दें। समीकरण 2 में किसका भाग लगाना, समीकरण 1 का, तो लगाओ। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर देखो समीकरण 2 पहले लिखेंगे m1, यहाँ क्या लिखा u1 माइनस v1 और यहाँ u1 प्लस बराबर m2 और यहाँ कितना आ गया u2 माइनस v2 और u2 प्लस, यही है ना समीकरण 2। अब भाग किसका लगाना, 1 का, तो कितना है नीचे समीकरण 1 देखेंगे तो m1 यहाँ अपने पास u1 माइनस v1 और इधर m2 u2 माइनस v2 है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना बच गया u1 प्लस v1 बराबर u2 प्लस, अब क्या करें, वापस अपने पास u वाले को एक तरफ करें तो u1 माइनस u2, क्या लिखा u1 माइनस बराबर v2 माइनस। अब देखिए u2 माइनस u1 मतलब क्या हुआ है, अरे ये क्या है, पास आने का अपेक्षित वेग, क्या है, पास आने का आपेक्षिक वेग बराबर कितना हो गया, दूर जाने का आपेक्षिक वेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था का, आपेक्षिक वेग जरूर पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है ना। देखो ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था हो गया कंप्लीट है। तुमने करो इसको, कर लो, ज़्यादा करना है जल्दी करो, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगला करें क्या, अगला करें, चलो अगला लिखो, हाँ अगला लिखो, अगला प्रश्न देखना, मिटा देता हूँ इसको, है ना। देखो इधर मैंने एक प्रश्न लिखाया था, सिद्ध करो कि, प्रश्न देखो, सिद्ध करो कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की समस्त ऊर्जाएं नियतांक होती है। लिखा आपने, लिखो उस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी परीक्षा में अभी भी आया था पेपर में, वो जो आपका अभी टेस्ट हुआ था ना, रिवीजन टेस्ट, उसमें भी आया था। सिद्ध करो कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की समस्त ऊर्जाएं नियतांक होती है। गिरते हुए पिंड की समस्त ऊर्जाएं नियत होती है, ठीक है। अब इधर देखना आप लोग,
जैसे अपन कहाँ आ गए, सेकंड स्टोरी पर आ गए और ऊपर जाएंगे तो थर्ड पर चले जाएंगे, वहाँ से एक पत्थर को गिरा रहे हैं, तो ये पत्थर यहाँ है, इधर देखना बच्चों, ये ए बिंदु है और ये अपना पृथ्वी तल है। क्या है ये? पृथ्वी तल है। इसकी यहाँ से ऊंचाई कितनी है? माना ये ऊंचाई h है, कितनी है? ठीक है। जब ये बीच में आ जाता है यहाँ पर, तब इस बिंदु से इसकी ऊंचाई कितनी मान लें, दूरी कितनी मान लें, x कितनी मान लें, x दूरी है, तो इस पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, और ये लास्ट पॉइंट अपना यहाँ 0 हो जाएगा। ये कितनी दूरी बची है? अरे ये कितनी दूरी बची है? यहाँ से यहाँ तक, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है, B से C के बीच की दूरी कितनी बचेगी? अरे कितनी बचेगी नहीं मालूम पड़ रहा है? h माइनस एक्स। अरे यहाँ से यहाँ तक h है, ये x होगी तो ये h माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? अच्छा, इस सवाल को पढ़ने के लिए दो चीज़ें याद होना चाहिए। एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी होता है, या स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है mgh। m तो उसका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई है। और एक होता है ke। ke मतलब होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये दो सूत्र याद है तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक गति का तीसरा समीकरण v² बराबर v² प्लस 2as, ये तीन चीज़ें याद होना चाहिए। इसमें v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और s क्या है, विस्थापन। ठीक है ना, चित्र आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना। यहाँ क्या लिख देंगे अपन, पृथ्वी तल। क्या है ये, पृथ्वी तल। अब माना, क्या माना, m द्रव्यमान, कितने द्रव्यमान, साथ साथ लिखेंगे आप, m द्रव्यमान का पिंड, कहाँ से बच्चों, m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर स्थित है, हैं? कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तब, है ना। यहाँ लिखेंगे पिंड की कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ ए बिंदु लिखना, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी जाएगी, देखो P बराबर mgh। ठीक है ना, पिंड की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, mgh। अब पिंड स्थिर अवस्था में है, पिंड किसमें है बच्चों, स्थिर अवस्था में है। अतः इसका वेग कितना होगा, अरे v बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हैं, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ke बराबर, हमने सूत्र पढ़ा था 1/2 mv², और v का मान कितना है, 0 है, तो ये ke कितनी हो गई, हो गई। अब कुल ऊर्जा क्या निकालेंगे अपन, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर ke प्लस P। अरे ठीक है ना, तो E बराबर ke का मान तो 0 है, P का मान कितना है, mgh, तो E बराबर कितना गया,
mgh। इसको समीकरण नंबर कौन सी कहते हैं? पहले समीकरण समझ में आ गई? पहली समीकरण है, पहली समीकरण समझ में आ गई? हमने 3 चीजें निकाली थी। क्या निकाला? पहले तो पी निकाला, फिर उसका वेग स्थिर है तो 0 हो जाएगा और गतिज ऊर्जा उसकी 0 हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा दोनों का योग के बराबर होती है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी आ गई अपने पास? के का मान, टोटल एनर्जी का मान आ गया, उसकी कितनी हो गई? mgh। अब आगे आगे देखें, आगे क्या है? अब बी बिंदु पर, किस पर अपन गिरकर कहाँ गए? बी बिंदु पर। इधर देखो बच्चों, बी बिंदु पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा, अच्छे से देखना स्थितिज ऊर्जा को, पीई बराबर mg। और यहाँ पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? कितनी है? h माइनस एक्स। ठीक है ना? अरे ठीक है। अब पिंड को वहां से गिराया जाता है, पिंड को कहां से? ए बिंदु से गिराया जाता है। बिंदु से क्या किया जाता है? गिराया जाता है ना? और यह तब u बराबर तो इसका 0 होगा क्योंकि वहां स्थिर अवस्था में था, प्रारंभिक वेग 0 होगा, तथा इसके द्वारा तय विस्थापन, तथा विस्थापन कितना होगा बच्चों? s बराबर कितना? x। बी बिंदु पर आते आते कितनी दूरी तय कर ली उसने? x। अब गति के तीसरे समीकरण से, गति के थर्ड इक्वेशन से, क्या है थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो v स्क्वायर तो ऐसा कैसे रह जाएगा? u का मान कितना हो गया? 0 प्लस 2, a की जगह अपन g, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण आएगा, और एस की जगह कितना रख देंगे, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2 आ रहा ना? अब कुल ऊर्जा निकालें, तब गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। के ई बराबर कितना होता है? 1/2 mv स्क्वायर है। अब किसका मान रख दें यहाँ पर? किसका मान रख दें? ये निकाला अपन ने वी स्क्वायर का मान, यहां रख देंगे तो के ई बराबर कितना हो गया? 1/2 एम वी स्क्वायर का मान कितना? 2gx। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना आ गया? mgx। कितना आ गया? आ गया। अब नीचे लिखेंगे बी पर कुल ऊर्जा। क्या निकालेंगे अपन? बी पर कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा निकालो। देखो बच्चों, कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी? ई बराबर के ई प्लस पी। अब ई बराबर के ई का मान कितना है? देखो के ई का मान है mgx और p का मान कितना है? mgh माइनस एक्स। तो और इसको हल कर लो, mgx प्लस mgh माइनस mgx है। इससे तो कितना आ गया? ये ई है। ये समीकरण कौन सी आ गई? आ गई? समीकरण कौन सी आ गई? 2। अब फिर किस पे आ जाए अपन? अरे किस पे आ जाए? सी बिंदु पर। सी बिंदु पर किस पर बात करेंगे अपन? सी बिंदु पर। देखो सी बिंदु पर कैसे निकालेंगे? इधर देखना बच्चों, सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर mg, ऊंचाई कितनी है? अरे पृथ्वी तल से ऊंचाई है क्या सी पर? ये सी बिंदु अपना यहाँ है तो शून्य होगी, तो ये कितना आ गया? ठीक है ना। अब सी बिंदु तक पहुंचने में पिंड द्वारा तय विस्थापन, पिंड द्वारा तय विस्थापन कितना आएगा? एस बराबर कितना गया बच्चों? यहां से अपन गिराया, यहां तक गया तो कुल दूरी कितनी होगी? एच। प्रारंभिक वेग कितना था इसका? प्रारंभिक वेग कितना था? u बराबर कितना है? 0 है ना। प्रारंभिक वेग तो 0 था। और a बराबर कितना आ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण g आएगा। अब गति के कौन से समीकरण से? थर्ड इक्वेशन से। क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। तो v² तो ऐसा कैसे, u का मान 0 है, 2 a की जगह g और s की जगह h, तो v² बराबर कितना गया? 2gh। अब क्या निकालेंगे इसकी? गतिज ऊर्जा क्या निकालेंगे बच्चों? ke बराबर कितना गया? 1/2 mv²। ke बराबर 1/2, ये v² का मान रख दें कितना है? 2g, 2 से 2 कट जाएगा तो ke बराबर कितना आ गया? mgh। अब कुल ऊर्जा निकालें तो कुल ऊर्जा कितनी आ गई? देखो कुल ऊर्जा E बराबर ke प्लस p। ke का मान कितना है? mgh। और p का मान कितना है? बराबर कितना आ गया? ये E। ये समीकरण कौन सी है? अब बच्चों इधर देखो, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिखा अपन? 3 से तीनों बिंदु को देखो, समीकरण 1 पे भी अपने mgh आया था, 2 पर भी mgh आया और 3 पर भी कितना आया? mgh। से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की समस्त ऊर्जाएं कैसी रहती है? समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। मतलब क्या है? जब पिंड यहाँ था तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऊर्जा थी? उसकी गति स्थितिज ऊर्जा थी। जब वो नीचे गिरेगा तो सारी गतिज ऊर्जा काय में बदल जाएगी? सारी स्थितिज ऊर्जा काय में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन हो गया। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज बताए हैं। कल फिर वापस इसी समय